हेलो गाइस, हाउ आर यू। माई सेल्फ रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो RS कन्नावर ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में रिजोनेंस इफेक्ट स्टार्ट किया था। हमने उस लेक्चर में रिजोनेंस और रिजोनेटिक स्ट्रक्चर के लिए कंडीशन और कुछ एक एग्जाम्पल्स किए थे। तो गाइज, वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो गाइज, रिजोनेंस इफेक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो देखो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रिजोनेंस से दी जाती है कि जिस कार्बोकेटाइन में रिजोनेंस होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो देखो, इस एग्जांपल में ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें रिजोनेंस है। देखो कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। अब देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यानी कि इस एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, तब आपके पास ये बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि ये वाला बॉन्ड है यहां पर आ जाएगा, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें रिजोनेंस है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब देखो, दूसरे की बात करते हैं। यह सेकंड नंबर पर कैसे है। देखो, इसमें ये एल्किल ग्रुप है और आपको पता है कि एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है यह इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा प्लस के पास। अगर प्लस के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो प्लस चार्ज कम होगा, अगर चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब गाइज ये देखो, देखो ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो sp3 होगा, अगर डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में s करेक्टर sp3 से ज्यादा होते हैं, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन इससे पावरफुल है तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, यानी कि यहां पर -I इफेक्ट लग रहा है। तो आप लिख सकते हो कि -I इफेक्ट ऑफ एल्किनिल ग्रुप। अगर -I इफेक्ट होगा तो आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होगी। क्योंकि देखो, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, अगर चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है क्योंकि इसमें रिजोनेंस है। उसके बाद ये है क्योंकि यहाँ पर एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है। उसके बाद सबसे कम स्टेबल ये है क्योंकि यहाँ पर sp2 कार्बन है तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि -I इफेक्ट दिखाएगा। और -I इफेक्ट का मतलब है स्टेबिलिटी का कम होना। अब गाइस देखो, दूसरा एग्जाम्पल है। तो देखो, आपको पता है, आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। अब देखो, यहां पर रिजोनेटिक स्ट्रक्चर तीनों की होगी। देखो, इसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर ये होगी कि अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर, डबल बॉन्ड का मतलब एक पाई बॉन्ड है, अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो देखो इसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना रहा हूं, क्या बनेगी, यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि बॉन्ड, ये बॉन्ड अगर यहां पर आ जाएगा तो इस कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन रहेगा लेकिन इसके पास नहीं रहेगा। ऐसे ही देखो, इसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अगर ये बॉन्ड यहां पर आ जाए तो आपके पास बनेगा, यहां पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बॉन्ड बन गया यहां पर। देखो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि यहां पर जो ये बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो इसने दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दे रखा है। अगर ये बॉन्ड यहां पर बन जाएगा तो देखो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहेगा लेकिन यहां पर कमी हो जाएगी, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो आप लास्ट लेक्चर को एक बार देख लेना ताकि आपकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। अब देखो, इसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये बॉन्ड यहां पर आएगा तो आपके पास बन गया ये CH3 डबल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा प्लस। तो देखो, रिजोनेटिक स्ट्रक्चर तो तीनों की है लेकिन ये ज्यादा स्टेबल क्यों है। तो गाइज, इसमें देखो यहां पर ये जो कार्बोकेटाइन है वो टर्सरी कार्बोकेटाइन है। देखो, इस कार्बन पर प्लस है
और इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हो, तो जिस कार्बन पर प्लस हो और वह 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो ना, तो वो टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है। ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन पर प्लस है और यह 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो एक तो इससे और एक इससे, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। और इस कार्बन पर प्लस है देखो, और यह केवल 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। रिजोनेटिक स्ट्रक्चर देखो तीनों की है, लेकिन ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है। तो गाइज अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो देखो यहां पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा है। कैसे? अगर ये बॉन्ड पाई बॉन्ड यहां पर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट रिजोनेटिक स्ट्रक्चर तो ये हो गई, तो यहां पर बॉन्ड बन गया, ये पहले से है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर ये बॉन्ड नहीं आकर के अगर ये बॉन्ड यहां पर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा ना, तो एक ये रिजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है ना, ये यहां पर और पॉजिटिव चार्ज यहां पर। तो गाइज इसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर कुल 3 है, यानी कि सबसे ज्यादा रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब देखो इसकी एक और स्ट्रक्चर और बनेगी। देखो ये बॉन्ड अगर यहां पर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी केवल 2 ही रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है, इसलिए यह दूसरे नंबर पर आ गया। अब देखो यहां पर इसमें तो कोई रिजोनेंस ही नहीं है। ठीक है ना, इसमें कोई रिजोनेंस नहीं है। क्यों नहीं है देख लो आप। अगर आप इस बॉन्ड को यहां पर लाओगे तो यहां पर बॉन्ड बनेगा ना, तो डबल और ये डबल बॉन्ड पास पास हो गए, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन नहीं रही। इसका मतलब इसकी कोई रिजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि रिजोनेंस के लिए पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होनी चाहिए। तो इसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर 3 है, इसकी 2 है और इसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो इसलिए यह सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो गाइज मेसोमेरिक इफेक्ट की नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। अब देखो चाहे कार्बोकेटाइन हो चाहे कार्बेनाइन हो, जिसमें रिजोनेंस होगा वो स्टेबल होगा। तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज इंक्रीज्ड बाय रिजोनेंस। तो देखो यह सबसे ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रिजोनेंस है। कैसे है? देखो यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है। अगर ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो आगे वाले डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे आएंगे, यानी कि इसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनी? CH2। इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस पर माइनस चार्ज। ठीक है, यहां पर रहा सिंगल बॉन्ड और यहां पर बन गया डबल बॉन्ड। तो ये इसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें रिजोनेंस है। अगर रिजोनेंस है तो यह स्टेबल है। ठीक है, अब देखो इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पर देखो ये मैथिल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है ना, अगर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो इस साइड इलेक्ट्रॉन भेजेगा। अगर इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यहां पर जो माइनस चार्ज है वो इंक्रीज होगा। अगर माइनस चार्ज इंक्रीज होगा, अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है ना, अब देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं भेजेगा क्योंकि यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, और डबल बॉन्ड का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पावरफुल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए वह इलेक्ट्रॉनों को दूसरी ओर नहीं भेजेगा, यह तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है। यहां पर ये जो कार्बन है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जो कि लेस पावरफुल होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए यह तो इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, यानी कि माइनस चार्ज बढ़ेगा। अगर चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम। यहां पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन इस साइड नहीं भेजेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड नहीं भेजेगा तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी। तो गाइस ये ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखो इसमें रिजोनेंस है, इसमें भी रिजोनेंस है, लेकिन इसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा है। तो देखो इसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो ये यहां पर आएगा, तो आपके पास रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई ये बॉन्ड यहां पर बन गया, यहां पर देखो माइनस चार्ज आ गया और ये बॉन्ड ऐसा गया ऐसा। तो एक तो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर ये बनती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आकर के इस टाइप से आए, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे ना तो इस बॉन्ड को आगे चलना पड़ेगा, तो इस बार रिजोनेटिक स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। तो देखो ये बॉन्ड यहां पर ऐसा गया ऐसा, ठीक है, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर बॉन्ड बन गया। तो देखो इसकी
टोटल 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि यह ज्यादा स्टेबल होगा। देखो यहाँ पर इसमें भी रिजोनेंस है, लेकिन इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल 2 है। देखो इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर माइनस चार्ज है और ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर, तो आपके पास ये बॉन्ड यहाँ पर बन गया और यहाँ पर नेगेटिव। तो टोटल 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है। जिसकी जितनी ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वह उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब गाइज नेक्स्ट एग्जांपल, तो देखो इसमें ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसको हम पूरा खोल के लिखते हैं। देखो CH2 माइनस N और ये डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। तो देखो इसमें तो रिजोनेंस है, ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड N इस पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो इसमें रिजोनेंस है। अब देखो ऐसा का ऐसा रिजोनेंस इसमें होगा। देखो यहां पर कर लेते हैं, सेम टू सेम रिजोनेंस इसमें होगा। कैसे? ये यहां पर और ये यहां पर, फिर इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये कैसे है? क्योंकि देखो इसमें लगा हुआ है एल्किल ग्रुप, मैथिल ग्रुप लगा हुआ है जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इसको इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है कि इस पर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सेम बनेगी, लेकिन इसमें ये मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि ये ग्रुप इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन सेंड करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा ना तो स्टेबिलिटी कम होगी। गाइस ध्यान रखना ही। अब देखो यहां पर रिजोनेंस नहीं है, देख लो, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं है, तो इसमें रिजोनेंस नहीं है। क्योंकि यहां पर बॉन्ड बनाओगे तो कहां यहां पर पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो इसमें रिजोनेंस नहीं है, इसलिए यह सबसे कम स्टेबल। यह ज्यादा स्टेबल क्योंकि इसमें रिजोनेंस है। वैसा का वैसा रिजोनेंस इसमें भी है, लेकिन यहां पर एल्किल ग्रुप लगा हुआ है जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब चार्ज बढ़ गया नेगेटिव, अगर चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम होगी। अब गाइस स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो देखो तो रिजोनेंस के कारण फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड बाय रिजोनेंस। तो देखो यह सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो कितनी बनेगी। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास, एक इसके पास, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इसके पास आ गया। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो आपके पास क्या बना? देखो CH2 इस पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर रहा सिंगल बॉन्ड, ये CH इस पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे तो डबल बॉन्ड बन गया CH और डबल बॉन्ड CH2। तो एक तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर ऐसा नहीं होगा, अब मान लो ऐसा होता है कि यहां पर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो आपके पास देखो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये CH। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो डबल बॉन्ड CH और ये CH2। तो देखो इसकी टोटल 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए यह सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब आगे वाला देखते हैं। देखो अब यह देखते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2। तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा कि बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो आपके पास बनेगा यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसकी टोटल 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये इससे कम स्टेबल। और यहां पर तो रिजोनेंस ही नहीं है, यहां पर कोई रिजोनेंस नहीं है, इसलिए यह सबसे कम स्टेबल। अब गाइज ये देखते हैं, तो सेम टू सेम इसकी भी टोटल 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। देखो कैसे,
ये है आपके पास ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, तो आपके पास बनेगा, तो देखो ये नीचे वाला बॉन्ड हमने छेड़ा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होकर के ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो देखो आपके पास बनेगा, इस बार हमने ऊपर वाले को नहीं छेड़ा है तो ऐसा का ऐसा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो बॉन्ड यहां पर आ गई, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। ठीक है, तो गाइस इसकी टोटल 3 रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, अब देखो ऐसे ही आप इसकी बना लेना, तो इसकी टोटल 2 बनेगी, तो ये है इससे लेस स्टेबल हुआ। अब इसकी कोई रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी नहीं, तो ये सबसे कम स्टेबल हुआ। तो गाइस अब हम इक्वल और नॉन इक्वल या फिर अनइक्वल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो देखो इक्वल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि रिजोनेटिक स्ट्रक्चर्स इन विच देयर इज सेम चार्ज ऑन सेम एटम, कि सेम एटम पर सेम चार्ज होगा। जैसे मान लो हमारे पास एसीटेट आयन है, ठीक है ना, अब इसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में आते हैं, तो यहाँ पर माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन या माइनस चार्ज अगर यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो देखो कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड हो गए ना, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो देखो इसमें भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो सेम एटम पर सेम चार्ज है, इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर इक्वल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है। अब देखो अनइक्वल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि सेम एटम पर डिफरेंट चार्ज हो सकता है, डिफरेंट एटम पर सेम चार्ज हो सकता है, या फिर डिफरेंट एटम पर डिफरेंट चार्ज हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज इक्वल नहीं होगी तो उसे हम अनइक्वल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो देखो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम और डिफरेंट चार्ज ऑन सेम एटम और डिफरेंट चार्ज ऑन डिफरेंट एटम, तो उसे हम अनइक्वल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है ना, अब इसमें रिजोनेंस दिखाते हैं, तो अगर ये माइनस चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, तो इस पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बन गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहा, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो डिफरेंट एटम पर सेम चार्ज है, तो ये अनइक्वल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर हुई। अब यहां पर देख लो अगर ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये लो डबल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो देखो यहां पर ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, डिफरेंट हो गया। यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर कार्बन पर कोई चार्ज नहीं, डिफरेंट हो गया। तो गाइज अनइक्वल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर का मतलब कि सेम एटम पर डिफरेंट चार्ज हो सकता है, डिफरेंट एटम पर सेम चार्ज हो सकता है। जैसे मान लो यहां पर ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों पर चार्ज क्या है, सेम है, या फिर डिफरेंट एटम पर डिफरेंट चार्ज हो सकता है। तो गाइज जो इक्वल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है वो अनइक्वल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर से स्टेबल होती है। तो गाइज मेसोमेरिक इफेक्ट की नेक्स्ट एप्लीकेशन है एसिडिटी। तो देखो एसिडिटी -m इफेक्ट के साथ इंक्रीज होती है, यानी कि -m इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और +m इफेक्ट के साथ डिक्रीज होती है, यानी कि एसिडिटी +m इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो गाइज पहले हम -m इफेक्ट का एसिडिटी पर इफेक्ट देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, कि फिनोल की एसिडिटी पर नाइट्रो ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो गाइस ये अपना फिनोल, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, और अगर हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो एसिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो गाइज एक एक रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बताऊंगा जिससे आपकी पूरा का पूरा जो एसिडिटी पर -m इफेक्ट है, तो ये पूरा का पूरा आपकी समझ में आ जाएगा। तो गाइज देखो यहाँ पर ये लोन पेयर अगर यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड हो गए ना, यानी कि यह कार्बन डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट करेगा, तो हमारे पास रिजोनेटिक स्ट्रक्चर ये बन गई। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये बॉन्ड ऐसे कि ऐसे, और यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड,
और ये H, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर ऑक्सीजन ने अपना डोनेट कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, और कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन इस OH बॉन्ड के, यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और H+ को बाहर निकाल देगा, इसलिए फिनोल एसिडिक होता है। अब देखो इसकी एसिडिटी पर नाइट्रो ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसकी भी रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो ये लोन पेयर अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, तो आपके पास बनेगा यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O पर माइनस, और ये डबल बॉन्ड OH, और यहां पर प्लस। अब देखो नाइट्रो ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पर बॉन्ड बनाएगा, और ये यहां पर आपको पता ना यहां पर प्लस है। तो नेक्स्ट इसकी रिजोनेटिव स्ट्रक्चर ये होगी, तो ये बॉन्ड यहां पर, ये यहां पर, और डबल बॉन्ड OH, एक लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, और देखो यहां पर डबल बॉन्ड बन गया, यहां पर सिंगल बॉन्ड, और यहां पर सिंगल बॉन्ड, और यहां पर प्लस। तो गाइस नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। अब अगर ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो रिंग के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो रिंग ऑक्सीजन से अट्रैक्ट करेगी, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो ऑक्सीजन जल्दी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और H+ को जल्दी बाहर करेगा। अगर H+ जल्दी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब एसिडिटी बढ़ गई। तो गाइज -M इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ाता है। अब देखो +M इफेक्ट एसिडिटी को कैसे कम करता है, तो उसका भी एक एक एग्जांपल करते हैं। तो देखो अगर हम फिनोल, और ये अपना फिनोल है, ठीक है ना, बस एग्जांपल समझ लेना, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे +M इफेक्ट एसिडिटी को कम करता है, ठीक है ना। ये फिनोल है, और ये मान लो आपके पास ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल है, ठीक है ना। अब देखो ये जो ग्रुप है ना, OR ग्रुप, जो कि +M इफेक्ट शो करता है, तो देखो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करेगा रिंग की ओर, ठीक है ना। तो यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज आएगा, इसकी रिजोनेटिव स्ट्रक्चर तो आप अभी समझ चुके हो। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देखो तो यहां पर डबल बॉन्ड OCH3, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दिए, एक लोन में डोनेट किया, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये OH, और ये नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां पर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इसलिए यह कार्बन ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। ध्यान देना कि OCH3 जो कि +M इफेक्ट शो करता है, उसके कारण रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो रिंग क्या करेगी, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो बताओ ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्यों अट्रैक्ट करेगा। अगर ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा तो बताओ क्यों H+ बाहर निकलेगा। अगर H+ बाहर निकलने में कठिनाई आ रही है तो एसिडिटी कम हो रही है। तो गाइज ऐसे +M इफेक्ट तो एसिडिटी को कम करता है और -M इफेक्ट एसिडिटी को इंक्रीज करता है। देखो बेसिसिटी की बात करते हैं, तो देखो +M इफेक्ट बेसिसिटी को इंक्रीज करता है यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और -M इफेक्ट बेसिसिटी को कम करता है यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर हम एनिलीन ले लेते हैं। देखो ये एनिलीन है, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे ना तो ये बेस है। अब +M इफेक्ट इसकी बेसिसिटी को कैसे इंक्रीज करता है, देखो तो +M इफेक्ट मान लो हम वो ही ग्रुप लगा देते हैं OCH3। तो देखो OCH3 हमने लगा दिया। अब
ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा रिंग को। देखो ध्यान से समझना, तो यहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, तो आपके पास रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये बन गई कि यहां पर बन गया डबल बॉन्ड CH3, ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर और अपना एक लोन पेयर दूसरे को दिया तो पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, और NH2 और ये लोन पेयर। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो देखो प्लस M इफेक्ट रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। अब रिंग क्या करेगी, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगी। अब देखो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगी तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ाई करेगी, तो नाइट्रोजन क्या करेगा भी, अपने लोन पेयर जल्दी से डोनेट करेगा। जो लोन पेयर डोनेट करे वो बेस, और जो जल्दी दे वो स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि अनस्टेबल हो रहा है ना नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट करेगा, यानी कि प्लस M इफेक्ट है वो बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। अब देखो माइनस M इफेक्ट बेसिसिटी को डिक्रीज करता है, तो वो कैसे करता है वो देख लो। तो देखो ऐसे अब माइनस M इफेक्ट का एग्जांपल नाइट्रो लगा देते हैं, तो वो देख लो। ये आपकी एनिलीन है, अगर ये लोन पे डोनेट करे ना तो बेस, जल्दी डोनेट करे तो स्ट्रॉन्ग बेस, अगर कम डोनेट करे तो वीक बेस। तो नाइट्रो ग्रुप देखो क्या करेगा, ध्यान देना, ये नाइट्रो ग्रुप है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर अपनी ओर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो नाइट्रोजन के बॉन्ड कम हो गए। अगर नाइट्रोजन के बॉन्ड कम हो गए तो नाइट्रोजन क्या करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले लेगा। ये लो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लिए। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। तो आपके पास ये हो गया, ये बॉन्ड यहां पर, ये यहां पर बन गया डबल बॉन्ड। देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर देखो नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज, और ये आपका NH2 और यहाँ पर लोन पेयर, और यहाँ पर बन गया पॉजिटिव चार्ज। तो देखो माइनस M इफेक्ट वाला रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, इसलिए, या फिर ऐसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस कार्बन के देखो टोटल बॉन्ड 3 हो रहे हैं, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो देखो माइनस M इफेक्ट वाला रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा तो ये लोन पेयर डोनेट होने के बजाय यहां पर बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो लोन पेयर डोनेट नहीं हो रहे ना, इसका मतलब जो लोन पेयर दे वो बेस, अगर नहीं दे पा रहा है तो बेसिसिटी कम होगी। तो गाइज बेसिसिटी को प्लस M इफेक्ट तो इंक्रीज करता है और माइनस M इफेक्ट डिक्रीज करता है। तो गाइज मेसोमेरिक इफेक्ट की नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। तो देखो कि बेंजीन रिंग से अगर माइनस M इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है तो रिंग न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के टुवार्ड्स कैसे रिएक्ट करती है, या फिर बेंजीन रिंग से प्लस M वाला ग्रुप लगा हुआ है तो रिंग कैसे रिएक्ट करती है, तो वो सब हम देखते हैं। तो देखो ग्रुप विच शो प्लस M इफेक्ट एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि प्लस M इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है ना तो रिंग ज्यादा रिएक्शन करेगी इलेक्ट्रोफाइल के साथ और कम करेगी न्यूक्लियोफाइल के साथ, एंड डीएक्टिवेट टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अभी एग्जांपल बताऊंगा ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो रिंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर लगेगा, क्यों लगेगा अभी समझोगे, एंड मेटा डायरेक्टिंग टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफाइल लगेगा मेटा पर। तो देखो क्यों लगेगा, तो पहले हम प्लस M इफेक्ट, यानी कि मान लो ये अपनी रिंग है, ठीक है ना, और प्लस M इफेक्ट आपको पता है कि OH जो है वो प्लस M इफेक्ट शो करता है, तो इसकी रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो ये लोन पेयर अगर यहां पर बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। आप लास्ट लेक्चर में ये रिजोनेटिव स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो। अब देखो यहां पर बन गया डबल बॉन्ड, ये H ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर और अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो पॉजिटिव चार्ज, या इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आए हैं तो नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे की ऐसे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो
यहां पर माइनस चार्ज, यहां पर देखो बॉन्ड बन गया, और ये ऐसा का ऐसा डबल बॉन्ड ओ एच, एक लोन पेयर, और ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के यानी कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके पास देखो नया बॉन्ड यहाँ पर बन गया, ये बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड ओ और ये एच। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो गाइज ये प्लस एम इफेक्ट है, यानी कि प्लस एम वाले ग्रुप का रिजोनेंस है। तो इसमें आपने देखा, आपको पता है ना कि ग्रुप के पास वाली पोजीशन, यानी कि यहां पर ग्रुप लगा हुआ ना, तो इसके पास ये पोजीशन है, एक तो ये है एक ये है, तो पास वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, यानी कि ये ऑर्थो पोजीशन है। उसके बाद वाली जो पोजीशन होती है ना, वो होती है मेटा पोजीशन, और जो बच गई वो होती है पैरा पोजीशन, यानी कि दो ऑर्थो पोजीशन होती है, दो मेटा होती है, और एक पैरा पोजीशन होती है। तो गाइज आपने रिजोनेंस में देखा कि ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, यानी कि रिंग में ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल के पास या तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज बताओ कहां पर ऐड होगा, ऑर्थो और पैरा पर ऐड होगा। तो यही तो बात है कि ग्रुप विच शो प्लस एम इफेक्ट एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो माइनस चार्ज अगर रिंग पर बन रहा है ना, तो रिंग एक्टिवेट हो गई है प्लस के साथ रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, अब देखो एंड डीएक्टिवेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। अब रिंग पर माइनस चार्ज बन रहा है, तो बताओ ये है माइनस चार्ज के साथ रिएक्शन करेगी क्या? न्यूक्लियोफाइल का मतलब आप ऐसे समझो माइनस चार्ज होता है, तो माइनस के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, इसका मतलब माइनस यानी कि न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स ये है डीएक्टिवेट हो रही है। अब देखो रिंग इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज है। एंड मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। अब आपको पता है कि अगर आप न्यूक्लियोफाइल जोड़ भी रहे हो तो कभी भी ऑर्थो और पैरा पर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जिसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, तो वो नहीं आ सकता। तो बच्ची कौन सी पोजीशन? मेटा पोजीशन बनना, तो न्यूक्लियोफाइल मेटा पर जुड़ेगा। ठीक है, अब देखो गाइस नेक्स्ट, अब हम प्लस एम इफेक्ट की जगह माइनस एम इफेक्ट लेते हैं, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो देखो यहां पर ग्रुप विच शो प्लस एम इफेक्ट, तो इसकी जगह तो कर दो आप माइनस एम इफेक्ट। एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स, यहां पर हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। एकदम उल्टा करना है, अभी आप एग्जांपल से समझ जाओगे। न्यूक्लियोफाइल एंड डीएक्टिवेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल रिंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। एंड मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, कि जो ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं वो बेंजीन रिंग को न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स तो एक्टिवेट करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स डीएक्टिवेट करेंगे। न्यूक्लियोफाइल आपका जुड़ेगा ऑर्थो पैरा पर, और आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जुड़ेगा मेटा पर। तो कैसे? तो देखो हम माइनस एम इफेक्ट वाला कोई एग्जांपल करते हैं, तो देखो नाइट्रो ग्रुप ही मान लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में ये रिजोनेटिक स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो, तो देखो ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, आपको पता है कि यहां पर ऑक्सीजन पर माइनस और नाइट्रोजन पर प्लस। ठीक है, अब देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है। तो ये लो, अब नाइट्रोजन के बॉन्ड कम हो गए, नाइट्रोजन के पास और भी इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि यहां पर जो बॉन्ड है वो यहां पर बन जाएगा। तो गाइस देखो ये बॉन्ड बन गया यहां पर,
यहां पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, नाइट्रोजन का कुछ बिगड़ा नहीं है तो प्लस। अब देखो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दे रखा था। जब बॉन्ड यहां पर बनेगा ना तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहेगा, कमी कहां हुई है, यहां पर हुई है, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये दोनों बॉन्ड ऐसे के ऐसे, ठीक है। अब यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो देखो यहां पर बॉन्ड बन गया, यहां पर बॉन्ड बन गया, ऊपर ऐसा का ऐसा, ये ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और नाइट्रोजन पर प्लस, और यहां पर प्लस आ गया। अब इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, तो देखो आपके पास यहां पर ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, देख लो ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा यहां पर बन गया, इस बार पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एन, ओ पर माइनस और ओ पर माइनस और नाइट्रोजन पर प्लस। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन अगर वापस आएंगे तो जो नाइट्रोजन की वापस कब हो गए तो ऊपर वाला माइनस वापस बॉन्ड बना लेगा, ये लो। तो आपके पास देखो क्या बन गया, ये बॉन्ड यहां पर, ये यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड और यहां पर प्लस। तो गाइज ये माइनस एम इफेक्ट का रिजोनेंस है। तो इसमें आपने देखा ऑर्थो और पेरा पर प्लस चार्ज बन रहा है, रिंग पर प्लस चार्ज बन रहा है, तो यह न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगी, क्योंकि प्लस माइनस के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो यह माइनस के साथ रिएक्शन करेगी तो एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। अब प्लस बन रहा है तो प्लस के साथ रिएक्शन नहीं करेगी तो इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स ये डीएक्टिवेट होगी। अब आपको पता है कि माइनस कहां ऐड होगा, ऑर्थो और पेरा पर ऐड होगा, क्योंकि ऑर्थो और पेरा पर प्लस बनना है। अब बताओ अगर हम प्लस को ऐड करें तो प्लस कहां पर ऐड होगा, ऑर्थो और पेरा पर तो ऐड हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर तो पहले से प्लस है, इसलिए वो ऐड होगा मेटा पर। तो गाइस अब डालो ही नहीं। तो गाइज अब हम रिजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के रूल पढ़ते हैं। तो देखो फर्स्ट रूल कि नॉन पोलर रिजोनेटिक स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर रिजोनेटिक स्ट्रक्चर, कि नॉन पोलर पोलर से ज्यादा स्टेबल होती है। और अब अगर हम पोलर की बात करें तो जो कंप्लीट ऑक्टेट वाली है ना वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट से ज्यादा स्टेबल होती है। इन पोलर रिजोनेटिक स्ट्रक्चर कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो देखो तीनों यहाँ पर हम रिजोनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो फर्स्ट तो नॉन पोलर है तो सबसे ज्यादा स्टेबल। अब देखो रिजोनेंस चलेगा कि ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर माइनस चार्ज, और सिंगल बॉन्ड यहां पर डबल बॉन्ड। अब देखो यहां पर माइनस चार्ज आ गया, अब क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये पोलर रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है। आप किसी भी एटम का देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये कार्बन है तो 3 तो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 ये रहे 8। ये कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो 8, और ये क्लोरीन है तो 2 तो लोन पेयर और ये 2 बॉन्ड है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन पोलर है। पोलर से ज्यादा स्टेबल नॉन पोलर। अब देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ना इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कैसे कंप्लीट नहीं है, देखो ये बीच वाला कार्बन देखते हैं तो ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 1 2 और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो टोटल 3 बॉन्ड, यानी कि इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए यह सबसे लास्ट में है, सबसे कम स्टेबल है, ठीक है। अब इसमें और देख लेते हैं, यह नॉन पोलर है तो सबसे ज्यादा स्टेबल, यह पोलर है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है। किसी भी का आप कार्बन का देखोगे तो 4 बॉन्ड यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर ऑक्सीजन देखोगे तो ऑक्सीजन के पास आपको पता है ना कि 2 तो लोन पेयर होते हैं, ये देखो 2 तो लोन पेयर होते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हो गए तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। तो देखो 1 बॉन्ड और 3 लोन पेयर, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी देखो 3 तो बॉन्ड बना रहा है यानी कि 6, और 1 लोन पेयर 8, यानी कि ये पोलर है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है। तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल तो नॉन पोलर, उसके बाद पोलर, और सबसे कम स्टेबल जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि यह 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मेसोमेरिक इफेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।